आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं देहरादून से आई बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड प्रशिक्षित बेरोजगार अगर बात कर लें एएनएम की तो उनका प्रदर्शन देखा जा रहा है। सड़क पर धरने पर बैठ गई हैं प्रशिक्षित एएनएम। आपको बताएं कि सीएम आवास कूच की कोशिश में थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें कनक चौक के पास रोक लिया। मांग है इनकी कि जल्द से जल्द पदों पर नियुक्ति की जाए। तो कनक चौक पर ही इन्हें रोका गया है। ये प्रशिक्षित एएनएम हैं जो अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। ये सीएम आवास का कूच करना चाहती थी, लेकिन इन्हें रोका गया है। क्या जानकारी है जानने की कोशिश करते हैं। पंकज राणा फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। जी पंकज, बताइए अभी ताजा अपडेट क्या है। देखिए, अभी ये जितनी भी प्रशिक्षित बेरोजगार एएनएम है, ये सब अभी धरने पर बैठी है कनक चौक पर ही। इनका ये पूरी तरह से आग्रह है कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक जाने दिया जाए, क्योंकि जो इनके पास ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री से ही बात करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहती है। पिछले 2009 से उत्तराखंड में जो एएनएम है उनके पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इनको संविदा के बेस पर पिछले दौरान रखा गया था। कई प्राइवेट अस्पतालों में ये नौकरी कर रही थी। उसके साथ साथ ही क्योंकि कई जो लिमिट है वो 22 साल की लिमिट है। कई ऐसी एएनएम प्रशिक्षित है जिनकी उम्र उससे ज्यादा हो गई है, उनको भी कहीं ना कहीं जो उनका प्रशिक्षण था वो खराब हो गया है। और ऐसे में इनकी मांग है कि उत्तराखंड में सरकार एएनएम के पदों पर भर्तियां निकाले, ताकि जो तमाम प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। तकरीबन 8000 ऐसी प्रशिक्षित रोजगार उत्तराखंड में है जो लंबे समय से आंदोलन भी कर रही है। और अभी तक उनकी ये मांग है कि जब तक उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिल जाएगा वो यहाँ से नहीं उठेंगी। एसडीएम वहां पर मौके पर मौजूद है। उन्होंने ज्ञापन लेने की उनसे बात कही कि आपका ज्ञापन मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है। अभी भी वो धरने पर ही बैठी हैं। तो अभी कह सकते हैं कि यदि कुछ देर बाद कोई प्रतिनिधि के तौर पर उनसे मिलने आता है तो वो धरना समाप्त करेंगे, लेकिन अभी भी उनकी मांग है कि जब तक मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री उनसे बात नहीं करेंगे वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल पंकज, यानी ये तय है अगर एसडीएम को वो अपना ज्ञापन नहीं दे रहे हैं यानी विश्वास की कमी है, यानी यहाँ तक वो आके पहले भी कोशिश कर चुकी हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी उनके आंदोलन रहे हैं और लगातार वो ये मांग करती रही है कि एएनएम के पदों पर उत्तराखंड में भर्तियां निकाली जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लचर हैं उत्तराखंड में। कोरोना के दौरान में देखी गई है कि किस तरह से दिक्कतें पैदा हुई थी, उसको पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि एएनएम के पदों पर वो तमाम भी जो भी स्वास्थ्य विभाग में पद खाली है उनको भरा जाए, ताकि जो भी दिक्कतें स्वास्थ्य विभाग में होती है उनको समाप्त कर दिया जाए। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि क्योंकि इनकी ये मांग है कि उनकी जब तक जो उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वो इस तरह से। बिल्कुल पंकज, यानी ये एएनएम आर पार की लड़ाई के मूड में है। इन्हें सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री या सीएम से आश्वासन चाहिए कि इनकी मांगे सुनी जाएं और उस पर तत्काल प्रभाव से कुछ किया जाए। ये तस्वीरें देहरादून से कनक चौक की आप देख रहे हैं। पंकज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने एसडीआरएफ वाहिनी जौलीग्रांट में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर एक पौधा भी लगाया। उन्होंने वृक्षारोपण करके हरेला पर्व को मनाया। तो ये तस्वीरें हैं जहां एसडीआरएफ विंग के इस खास कार्यक्रम में सीएम मौजूद रहे और एक पौधा लगाकर हरेला पर्व की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी और खुद भी इसमें शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रकृति का पर्व, प्रकृति से जुड़ा पर्व और इसे मनाने का ये बेहतरीन जरिया, जहां एक पौधा लगाकर ये संदेश भी देते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी कि प्रकृति से जुड़ाव कितना अहम है और क्या कुछ खासियत है। जरा हरेला पर्व की देखिए। तैयारी 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। अगर पहाड़ों की खूबसूरती पेड़ पौधों से, हरियाली से है तो उसी से मिलकर हरेला बना है। एक टोकरी में मिट्टी डालकर मंदिर के पास 7 अनाज बोया जाता है, उसमें रखा जाता है। गेहूं, जौ, मक्का, उड़द, गाहत, सरसों, चने शामिल होते हैं अमूमन, जिनको एक मिट्टी में दबा के रखते हैं। सुबह शाम पूजा के समय इन्हें सींचा जाता है, यानी 10 दिन पहले से इसकी तैयारी रहती है। 9वें दिन गुड़ाई की जाती है और 10वें दिन हरेला मनाया जाता है। जब वो सारे बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तब 10वें दिन हरेला पर्व मनाते हैं। पौड़ी से खबर है जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया है। मौका था हरेला का। सर्किट हाउस में उन्होंने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर डीएम, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद रहे।
तो हमने आपको बताया किस तरीके से हरेला पर्व पहाड़ों की खूबसूरती और प्रकृति से जुड़ा एक पर्व है। इसी मौके पर सीएम के साथ आप देखिए पौड़ी से तस्वीरें, जहां पूर्व सीएम ने भी पौधा लगाकर हरेला में शामिल होकर ये शुभकामना, ये संदेश देने की कोशिश की है। तो हरियाली का पर्व हरेला पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर भी पौधे लगाए गए। वन विभाग की ओर से आज के दिन को खास बनाने के लिए गंगा वाटिका की शुरुआत की गई है, जहां कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने भी वृक्षारोपण किया। इस दौरान स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जिस तरह हम खुद को बेहतर रखने के लिए तमाम तरीके के उपाय करते हैं, कुछ ऐसे ही हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना होगा। हम सभी को एक पौधा लगाकर उनके पोषण का प्रण लेना चाहिए। सभी प्रदेशवासियों को, सभी जनपद वासियों को हरेला पर्व की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सरकार की तरफ से अपील करता हूं कि आज हर व्यक्ति ने अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम 10 पेड़ लगाना अपने जीवन के लिए बहुत शुभकारी होगा। तो हरेला के मौके पर आज पौधों की जमकर बिक्री हो रही है। कोरोना से मायूस बैठे नर्सरी मालिकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। एक दिन में ही हजारों पौधे बिक गए। साथ ही लोग भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक हो गए। हरेला के त्योहार पर पौधारोपण लोग कर रहे हैं। इस पर्व को मनाने वाले लोगों का कहना है कि हरेला उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार है, जिस दिन सदियों से पौधा लगाने की प्रथा चली आ रही है। कोरोना के दौरान बिल्कुल भी काम नहीं था, सेल नहीं थी, लोग नहीं आ रहे थे। आज हरेला है, इस दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में लोग आ रहे हैं। पैदा हो और आज हम जो है अपने कुछ पेड़ हमारे पिछले साल जो है नहीं हो पाए अपनी वेलफेयर सोसाइटी में, अब आज हम उनको जो है उन जगह पर पुनः वृक्षारोपण कराएंगे। अल्मोड़ा का विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आज से दर्शन के लिए खोल दिया गया है। यहाँ भी हरेला की धूम देखने को मिली। लोगों ने इस मौके पर भगवान शिव की खास पूजा अर्चना की। यहाँ श्रावणी मेले का शुभारंभ किया गया, जो कि 1 महीने तक चलेगा। पहला दिन संक्रांति का, जो आज सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर दिया है, तो ये सावन का पहला दिन है। कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ को कंट्रोल के लिए रखा गया है, तो ज़्यादा भीड़ न हो, तो उसके लिए जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंस के हिसाब से रोक के थोड़ा 5-10 पूजाओं का करके किया जा रहा है, जो एकदम भीड़ के हिसाब से ज़्यादा पूजाएं नहीं की जा रही हैं। और देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज सीएम की अध्यक्षता में बैठक है। शाम 4 बजे सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां देवस्थानम बोर्ड के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में शामिल होंगे। देवस्थानम बोर्ड के लंबित पड़े कई मामलों को लेकर यहां चर्चा होनी है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड के संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये अहम बैठक है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। आपको बताएं, तमाम तीर्थ पुरोहित इस वक्त धरने पर हैं, गुस्से में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड कब बना, ये समझने की कोशिश कीजिए। साल 2019 में इसका प्रस्ताव तैयार हुआ, श्राइन बोर्ड के आधार पर पूरा मॉडल बनाया गया। 27 नवंबर 2019 को मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी भी दी। 5 दिसंबर 2019 को सदन में इसे पास भी किया गया और 14 जनवरी 2020 को राजभवन से भी इसे मंजूरी मिल गई और 24 फरवरी 2020 को सीईओ की नियुक्ति भी की गई। और इस तरीके से देवस्थानम बोर्ड बनकर तैयार होकर हमारे आपके सामने तो है, लेकिन सामने बड़ी चुनौती है तमाम तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा और उनका प्रदर्शन, जो लगातार इस वक्त आंदोलित हैं, इसके विरोध में हैं। कैसे कैसे विरोध हुआ जरा देखिए। मंदिर के सामने अर्धनग्न अवस्था में पूजा की 18 जून 2020 को, 21 तारीख को भी सामूहिक मुंडन कराया। तो कुल मिलाकर तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा है। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर इसके गठन के बाद से सीएम बदलने तक और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। शुरू से कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं
व्यवस्थाओं से संबंधित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, देवस्थानों के संरक्षण की दृष्टि से हो, उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हो, इसलिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है। हमने शुरू से एक बात कही कि जितने भी हमारे पुरोहित समाज है, जो पंडा समाज है, उनके हक हकूकों की हम सुरक्षा करेंगे, उससे हम कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं। मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। देवस्थानम बोर्ड पर हम समीक्षा कर रहे हैं जी, हम किसी का भी अहित उसमें नहीं होने। आंदोलनकारियों से भी बात करेंगे, उनकी जो उसमें जो क्वेरियाँ आई हैं, जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, उनकी आखिर किस चीज़ पर आपत्ति है, हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमने उसके लिए हमने जो है एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो देवस्थानम बोर्ड की भूमिका आप समझ चुके हैं। आज अहम बैठक होनी है। चलिए हम चलते हैं देहरादून। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब सबसे रीसेंट बयान की ही बात कर लें विनोद, जहां पर खुद सीएम कहते हैं कि हम तीर्थ पुरोहितों से भी बात करेंगे, उनके ऑब्जेक्शन और ऑब्लिगेशन को भी सुनेंगे। आज की इस बैठक में कौन कौन होगा? स्नेहलता, देखिए करीब 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है कि जब से ही बोर्ड का गठन हुआ है तब से लगातार तीर्थ पुरोहित हो और जितने भी हक हकूकधारी हैं बोर्ड को भंग करने के लिए अडिग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ उनका हल्ला बोल है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष इसमें नहीं निकला है। 2 मुख्यमंत्री चले जा चुके हैं और इसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान उनके हाथों में है और आज एक बड़ी बैठक देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज बुलाई गई है। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी, जिसमें पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इसमें शामिल होंगे, उसके साथ साथ सीईओ देवस्थानम बोर्ड रविनाथ रमन इसमें मौजूद होंगे, उसके साथ ही पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर इस बैठक में भाग लेंगे। और आज बड़ा कोई निर्णय देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो सकता है, क्योंकि लगातार लंबे समय से तीर्थ पुरोहित का विरोध यहाँ पर सरकार को झेलना पड़ रहा है और एक दबाव भी है। आखिरकार क्या निष्कर्ष निकलता है वो तो बैठक के बाद ही पता चलेगा स्नेहलता, लेकिन इंतजार इस बात का है आखिरकार एक बड़ा लंबे समय से विरोध यहाँ पर हक हकदारी का। लेकिन विनोद, क्या यहाँ पर कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो तमाम तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो इस बैठक में, या फिर सिर्फ माना जाए कि इंटरनल बैठक है, मैनेजमेंट से जुड़ी चीजों के बारे में ही बातचीत होगी? बिल्कुल स्नेहलता, आज तो देखिए इंटरनल राज्य सरकार के ये बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और तमाम जितने भी अन्य अधिकारी हैं या फिर पर्यटन मंत्री है वो। आखिरकार इस पूरी समस्या का निदान करना होगा, क्योंकि लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है और इसके बाद में यानी बैठक में अगर कोई निर्णय सकारात्मक लिया जाता है तो दूसरी ओर यानी पंडित समाज और तीर्थ पुरोहित के से भी एक विचार विमर्श कर उनसे भी मुलाकात हो सकती है। हाँ। आखिरकार किन किन कारणों से अब तक ये विरोध उनका झेलना सरकार को हम पड़ रहा हमेशा है, इस चीज को स्क्रीन पर दिखाते आए हैं। जब से ये मुद्दा चला है हम हमेशा दिखाते हैं कि एक तरफ कोई प्रशासनिक या फिर राजनीतिक महकमे से बयान आता है, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन होता है। इन दोनों की कम्युनिकेशन की तस्वीरें साझा कितनी बार आई हैं? बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, अभी तक सरकार को यही देखना होगा कि लंबे समय से जो प्रदर्शन और इनका तीर्थ पुरोहितों का और हकूकधारियों का चल रहा है उसमें आपसी सामंजस्य कैसे बैठाना होगा। सरकार की राय अलग है, तीर्थ पुरोहितों की राय अलग है। आज राय शुमारी सभी संबंधित अधिकारियों से, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से इंटरनल आज होने जा रही है और आखिरकार आज ऐसा भी माना जाए, जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे घटनाक्रम पर आज पुष्कर सिंह धामी विराम लगा सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय देवस्थानम बोर्ड को लेकर कर सकते हैं। लिहाजा आज शाम 4 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है और उसके बाद में सरकार की ओर से प्रतिनिधि जाएंगे, तीर्थ पुरोहित के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे और अगर सकारात्मक रुख तीर्थ पुरोहितों का रहता है तो जरूर, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी समस्या हो सुलझाने का तो एक ही जरिया है कि दोनों पक्ष से लोग बैठें और बातचीत करें, अपनी अपनी बात सामने रखें। बहरहाल 4 बजे की इस मीटिंग में क्या रणनीति बनती है उस पर निगाहें टिकी होंगी। आपका शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। देहरादून की बात करते हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। देहरादून में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट देश भर में महंगाई से जनता परेशान है ये कहते नजर आए।
देश के 250 से ज्यादा शहरों में पेट्रोल सैकड़ा पार चल रहा है। पिछली सरकार को दोष देकर अपनी कमियां छुपाई जा रही हैं। तो सचिन पायलट ये तमाम बातें कहते नजर आए, जहां देहरादून में भी उन्होंने महंगाई के मुद्दे को उठाया और खासकर हाईलाइट किया पेट्रोल डीजल के दामों को। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल है और यहां पर मौजूद रहे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। तो उनको कमान दी गई है महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की, जहां वो देहरादून पहुंचे। हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे डिटेल लेते हैं। जी पंकज, बताइए कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सचिन पायलट ने हमला बोला। देखिए, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ आज सचिन पायलट की देहरादून में पीसी थी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हमला बोला है। और साफ कहना है कि जिस तरह से पिछले 6-7 महीने से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे हर तरह से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात हो, हर रूप में महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग त्रस्त है, कोरोना की वजह से लोगों की कमाई इतनी नहीं हुई है जितनी उनकी महंगाई से जेब खर्ची हुई है। तो इस तरह के आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पुरानी सरकारों पर दोष लगाकर अब इस तरह बिल्कुल कांग्रेस, अगर उत्तराखंड के तमाम प्रतिनिधियों की बात करें तो उनका डेरा दिल्ली जमा हुआ है। ऐसे में ये मोर्चा सचिन पायलट संभालते नजर आए हैं और महंगाई, खासकर पेट्रोल डीजल के दाम पर उन्होंने हमला बोला है। पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के लोगों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली, इसे देने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द धामी सरकार की कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान किया था। उत्तराखंड में 2022 चुनाव होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली को मुद्दा बना दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से आम आदमी पार्टी के प्लान को थोड़ा झटका जरूर लगेगा, लेकिन दोनों के प्लान और दावों में अंतर यह है कि यहां पर 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है और भाजपा की ओर से ऐलान हो सकता है 100 यूनिट फ्री बिजली का। फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। दोपहर 12 बजे विधि विधान के साथ ये कपाट खोल दिए गए। कई गांव के ग्रामीण फ्यूला नारायण मंदिर पहुंचे और फ्यूला के फूलों से भगवान नारायण का खास श्रृंगार हुआ है। और ये त्योहार और इसकी झलकियां आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां फ्यूला नारायण की खासियत यह है कि जब कपाट खुलते हैं तो लोग फ्यूला, एक फूल है, लोकल फूल है, उससे नारायण की श्रृंगार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और विधि विधान से ये कपाट खोले जाते हैं। तो आज 12 बजे फ्यूला नारायण के ये कपाट खोल दिए गए। पुजारी जो है वरुण देवता की जो है आह्वान करेंगे, क्योंकि यहाँ पानी की आवश्यकता होगी। और विशेष रूप से फ्यूला नारायण जो है लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ बहुत एक लंबा इतिहास रहा है कि जब यहाँ बद्री केदार की यात्रा साथ होती थी होगी, तो यही रास्ता जो है कि बद्री का आश्रम जाता था होगा। जब जो है बर्फ में कहते हैं कि बद्री और केदार की साथ साथ पूजा, तो इसमें नारायण जी का भी, फ्यूला नारायण का भी बड़ा महत्व रहा होगा। एक पड़ाव रहा होगा राहुल जी का। और इसी तरह से जो लोग जो है घर से गाय बछड़ा लेकर के और सत्तू और मक्खन का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। पहाड़ों की बात करें तो तड़के सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जोशीमठ के ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु यहां आने शुरू हो गए हैं। भगवान ज्योतेश्वर महादेव की बिप्लपत्र, भांग, फूल, दूध, दही, शहद, तिल से जलाभिषेक कर रहे हैं। ये खास पूजा है जिसका अपना महत्व है। यहाँ पर भगवान शंकर के 11वें अवतार आदि गुरु शंकराचार्य ने केरल से आकर 5 साल तक घोर तपस्या की थी। यहीं पर उन्हें अमर कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान ज्योति की भी प्राप्ति हुई थी। इसीलिए दिव्य ज्ञान ज्योति की वजह से ज्योतेश्वर महादेव कहलाए हैं। और देखिए, आज सावन की शुरुआत के साथ यहाँ लोग पूजा पाठ के लिए आने शुरू हो गए। पौड़ी के पास कई सड़कें ज्यादा बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड जोन में तब्दील हो चुकी हैं, जो किसी भी मुसीबत को न्योता देती दिखाई दे रही हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सड़क पर मलबा आ गया है, तो कहीं बड़े बड़े बोल्डर ट्रैफिक को प्रभावित कर रहे हैं। अब इन बोल्डर को हटाने में खुद ग्रामीण भी जुट गए हैं। कई बार शिकायतें जब की गई, प्रशासनिक अमला
टस से मस नहीं हुआ, तब सड़क से मलबा और बोल्डर हटाने का काम खुद ग्रामीणों ने शुरू कर लिया। पीडब्ल्यूडी का विभागीय जेसीबीज और कुछ उनके माध्यम से प्राइवेट जेसीबीज को हम लोगों ने जो है रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हुए चिन्हित कर रखा है। उनका स्थान कहाँ पे उसको खड़ा किया जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा, उसका भी निर्देश जारी कर दिया है। अगर कोई आपदा घटित होती है उसको देखते हुए वहाँ पे राहत शिविर कहाँ बनाया जाएगा, हेलीकॉप्टर का अगर रेस्क्यू करने के लिए आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए लैंडिंग एरिया कौन सा रहेगा, इन सभी बिंदुओं की रिपोर्ट हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। जनपद में वर्तमान में सभी अधिकारी आपदा के दृष्टिगत से वो तैयार हैं। उत्तरकाशी में इन दिनों गुलदार की दहशत से शहर के लोग काफी परेशान हैं। कई बार लोगों ने गुलदार देखा, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं करी। एक बार फिर कल रात करीब 11:30 बजे गुलदार की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए आप, कई लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जानवरों को अपना निवाला भी बना चुका है ये गुलदार। सूचना भी दी गई है, लेकिन अभी तक इसे पकड़ने के माकूल इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। नैनीताल पहुंचे नीति आयोग के वीसी राजीव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड को कोरोना से उबारने के लिए बहुत सारी काबिलियत और पोटेंशियल उत्तराखंड में है। यहाँ की खेती और फल उद्योग के साथ पर्यटन जड़ी बूटी भी है, जो इसे आर्थिक संकट से आसानी से उबार सकती है। राजीव कुमार नैनीताल के मुक्तेश्वर, धानाचूली, कसिया खेल और माना घेर गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंडो डच हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट की ओर से लगे सेब के पेड़, बागीचे देखे। सेब की इटालियन ब्रीड को देखकर वो काफी खुश भी हुए। एग्रो प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया और अब ऐसा हो गया है कि एग्रो प्रोसेसिंग के हम लोगों को बड़े बड़े यूनिट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, छोटे भी लग सकते हैं। जैसे कि ये श्री चड्डा साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि 500 फार्म बना रहे हैं सेब के। अब इसी सेब के फार्म को मंडी ना ले जाके अगर यहीं पे छोटा सा कोई प्लांट लग जाए जिसमें कि एप्पल जूस बन जाए या जिसमें कि एप्पल पल्प बन जाए, इस तरह की बात बने, तो उसी में दुगनी वैल्यू हो जाएगी और फिर उससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।